स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर का सेशन। आज के करंट अफेयर के सेशन में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ पिछले सेशन का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उसके आंसर को भी हम डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर कितनी बार झंडा फहराया है? ऑप्शन ए 10वीं बार, ऑप्शन बी 11वीं बार, ऑप्शन सी 12वीं बार, ऑप्शन डी 13वीं बार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लाल किले पर 11वीं बार झंडा फहराया है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार सर्वाधिक लाल किले पर झंडा फहराया है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जो है 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया है। तो एक स्टैटिक टाइप का ये क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 80। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 78। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ था। लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के माउंटबेटन। उन्होंने ही भारत के विभाजन की योजना जो है तैयार की थी और इनकी योजना के आधार पर ही ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, जिसमें भारत के जो है दो राष्ट्र के रूप में विभाजन किया जाना था, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस बार की थीम थी हमारी विकसित भारत। ठीक है, ये हमारे 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी विकसित भारत। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने भीम को किस नाम से पृथक अनुषंगिक कंपनी के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? यानी कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने भीम जो है उसको एक अलग से कंपनी बना दिया है पूर्ण स्वामित्व वाली। तो उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है एनबीएसएल, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी एनपीसीआई, ऑप्शन डी आईएमपीएस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने देखिए भीम जो था उस फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको जो है नई कंपनी बना दिया है। इस कंपनी का नाम है एनबीसीएल और एनबीसीएल की फुल फॉर्म है एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। नई सहायक कंपनी है, उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है ललिता नटराज को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ललिता नटराज को एनबीएसएल का जो है सीई नियुक्त किया गया है। देखिए, हम बात करें एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई जो है हमारा, इसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट के सिस्टम को संचालित करने के लिए जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। और ये आरबीआई और आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की में। और इसकी स्थापना की गई है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2002, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है एनपीसीआई की। और एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है, एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने किस संस्थान को संरक्षित स्थान घोषित किया है? ऑप्शन ए रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को, अजंता गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा गुफाएं, ऑप्शन डी कोल्हापुर मंदिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को जो है महाराष्ट्र सरकार ने संरक्षित स्थान घोषित किया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के अंतर्गत जो है रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ जो है उनको संरक्षित स्मारक घोषित किया है। यानी कि जो शैल चित्र हैं वहां पे उनको संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है। और ये जो शैल चित्र हैं, शैल चित्र और भूचित्र जो हैं वो मध्य पाषाण युग के हैं, यानी कि आज से लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले के ये शैल चित्र हैं। तो इन्हें हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इन्हें संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को वैश्विक लोक स्वास्थ्य आपदा यानी ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी मंकी पॉक्स, ऑप्शन सी
इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंकी पॉक्स। देखिए हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने मंकी पॉक्स को जो है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ये दूसरी बार है 2 साल के अंतर्गत जब इसको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। मंकी पॉक्स एक तरह की क्या है, चेचक जैसी एक वायरल बीमारी होती है। ये वायरस के कारण फैलती है। इसका जो डिसीज है वो किस कारण से फैलती है, वायरस के कारण। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिम्टम्स जो रहते हैं, पहली स्टेज में आपके शरीर पर लाल चकत्ते बनते हैं हल्के हल्के कलर के, फिर वो थोड़े से हार्ड होते हैं, फिर उसके अंतर्गत हल्का सा पानी भर जाता है थर्ड स्टेज में, और फोर्थ स्टेज में उसमें जो है पस पड़ जाती है, यानी कि वो पक जाता है, मवाद पड़ जाती है उसमें, और लास्ट में जाके वो जो है फूट जाते हैं, यानी कि एक तरीके से जलन पैदा होती है उसमें। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को जो है वैश्विक लोक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। देखिए डब्ल्यूएचओ जो है वो विश्व में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करता है। देखिए डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गौरव एक है, ऑप्शन है लंबी दूरी के मिसाइल, ऑप्शन बी लंबी दूरी के ग्लाइड बम, ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट, ऑप्शन डी स्वदेशी ड्रोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लंबी दूरी के ग्लाइड बम। तो देखिए जो गौरव नाम दिया गया है इसको, लंबी दूरी का जो ग्लाइड बम है ये एयरक्राफ्ट के द्वारा छोड़ा जाने वाला एक बम है, और एक तरीके का ये स्मार्ट बम है, और ये भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI लड़ाकू विमान से गिराया गया था, और इसका जो है भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। ये उड़ीसा के तट पर गिराया गया था। इसके सफल परीक्षण से भारतीय वायुसेना है उसकी युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी होगी। डीआरडीओ की हम बात करें तो देखिए इसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसका नाम होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है इसका आपका न्यू दिल्ली के अंतर्गत, और इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो हैं आपके समीर बी कामत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है डीआरडीओ। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के निम्न में से किस स्थान को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी तवा जलाशय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए जो नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये दोनों जो है तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, और तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों को जो है भारत की नई रामसर साइट के रूप में, यानी कि आर्द्र भूमि के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो इन तीन स्थानों के शामिल हो जाने से टोटल भारत के अंतर्गत अब जो है रामसर साइट की जो संख्या हो गई है वो हो गई है आपकी 85। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी भारत के अंतर्गत टोटल 85 जो है आर्द्र भूमियां हैं, जिनमें से सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें तो ये है तमिलनाडु के अंतर्गत सबसे ज्यादा है, इनकी संख्या है 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 10 रामसर साइट हैं, और मध्य प्रदेश में जो है अभी वर्तमान में इस साइट को मिलाकर कुल जो है 5 रामसर साइट हो गई हैं। देखिए रामसर साइट की हम बात करें, रामसर साइट एक आर्द्र भूमि होती है, यानी कि एक विशेष प्रकार से एक ऐसा स्थान होता है जलीय पक्षी जो रहते हैं उनको आवास प्रदान करने वाली भूमि होती है। और 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन आयोजित किया गया था, इसलिए हम वेटलैंड साइट को रामसर साइट भी कहते हैं। उसी कन्वेंशन के बाद से जो है रामसर साइट जो है डिक्लेयर की जाती है, और 21 दिसंबर से ये लागू हुआ था। इसके अंतर्गत जो है 172 राष्ट्र देश जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत विकसित भारत के लक्ष्य को कब तक हासिल कर लेगा? ऑप्शन ए 2035, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2041, ऑप्शन डी 2047। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 2047। देखिए हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 47 तक भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। जब हमारा देश जो है 100वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तब भारत जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, ऐसा जो है लक्ष्य रखा गया है। विकसित राष्ट्र जो होते हैं वहां पे उच्च शिक्षा होती है, उच्च
प्रति व्यक्ति आय जो रहती है वो उच्च रहती है, और जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो उच्च स्तर पर होती है, यानी कि जो विकसित राष्ट्र रहते हैं उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस रहती है वो हाई रहती है। वहाँ पे अच्छे उद्योग होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो हैं सभी को आसानी से मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को नैतिकता के अपराध का दोषी माना है और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, हाल ही में जो थाईलैंड का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसने 5-4 के बहुमत से एक निर्णय दिया है, जिसमें जो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थॉबिसिन, उन्हें जो है नैतिकता का दोषी पाया है। इन्होंने क्या किया था कि विचित चुएनबान एक मंत्री थे, उन्हें जो है जो पहले से ही जेल की सजा काट चुके थे और उन्हें मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया था। तो इस कारण से उन्हें जो है नैतिकता का दोषी पाया गया है, उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है और इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में जो है थाईलैंड के उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को नैतिकता का दोषी पाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज का लास्ट प्रश्न था, और ये जो प्रश्न था हमने पिछले सेशन में आपसे पूछा था, वो ये था कि हाल ही में सरकार ने किस विधेयक को वापस लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए था वक्फ संशोधन विधेयक 2024, ऑप्शन बी डिजिटल भारत विधेयक, ऑप्शन सी निजता की सुरक्षा विधेयक, ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विनियमन विधेयक। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विनियमन विधेयक 2023 का था ये। तो इसे ही जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने इसको वापस लेने की घोषणा की है। 10 नवंबर 2023 से जो है पब्लिक डोमेन में रखा गया था। और आज का प्रश्न है जी आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। कमेंट सेक्शन आपके आंसर का इंतजार कर रहा है, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में।